Assalamu alaikum. Today's topic is about environmental laws and policy. This is your second last topic. ये important topic इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि different हमारे resources जो हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है एयर पोल्यूशन के थ्रू, वाटर पोल्यूशन के थ्रू. डिफरेंट पोल्यूशन हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को डैमेज कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही हैं और इंक्रीज इन टेम्परेचर का सबब बन रही हैं. तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि लॉज एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस किए जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. लेकिन ऑलरेडी और पिछले कई सालों से बहुत सारे इस तरह के लॉज एंड पॉलिसीज बन चुके हैं और पाकिस्तान में भी बन चुके हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इन क्लाइमेट डैमेजेस से हम बच सकते हैं और अपने क्लाइमेट को प्रिवेंट कर सकते हैं इस डैमेज होने से. सो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंटल लॉ क्या है. ये एक बेसिकली टर्म है जो कि रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करती है, स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन करती है और वो रेगुलेशंस या वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो लोकल भी हो सकती हैं, वो नेशनल भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन भी हो सकती हैं, यानी इंटरनेशनल रूल्स भी हो सकते हैं. और कोई भी इस तरह का हम कोई ट्रीटी साइन कर दें, कोई एक्ट साइन कर दें जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हो, एनवायरनमेंट को डैमेज से बचाने के लिए हो, तो उसको हम एक एनवायरमेंटल लॉ कहेंगे. और हम इस डैमेज को या इस कंसिक्वेंसेस को कि हम इसके जो लीगल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं और वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि कोई बिजनेस कर रहा है और जो कि किसी भी तरह इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है. सो आप जो भी लॉ एक एनवायरमेंटल लॉ पास करते हैं वो गवर्नमेंट पे भी अप्लाई हो सकता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे, प्राइवेट बिजनेसमैन पे भी अप्लाई होगा और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों पर अप्लाई होगा. So basically, environmental law is a collective term encompassing aspects of the law that provide protection to the environment. Basically, ये environmental law pass किया जाता है, मंजूर किया जाता है, इसे establish किया जाता है ताकि हम अपने environment को protect कर सकें. नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉलिसी. ये एक कमिटमेंट होती है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हो सकती है या गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करके उन्हें कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, हम इन इश्यूज, ये हमारे कंसर्न्ड इश्यूज हैं और हम इन पे हमारी ये पॉलिसी है कि हम इन रूल्स को, इन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को दूर करने के लिए हम इस पॉलिसी को मद्देनजर रखेंगे. तो एक अगर कोई कंपनी, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी एक एनवायरमेंटल पॉलिसी होगी जिसको वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फुलफिल करेंगे, उसको तैयार करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि उनके जो रिलेटेड उनकी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह की वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, तो ये एक उसका इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से एक कंसर्न है कि वो वाटर पोल्यूशन कोज करेगी. तो उनकी जो पॉलिसी होगी वो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी और वो बताएंगे कि हम इन रूल्स को, इन रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और हम इतना हम पोल्यूट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को, या हम उसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे, अपना वेस्ट वाटर को लेस टॉक्सिक बनाएंगे. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है, उनका एक वादा है जो कि वो करते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है और हम इसको फुलफिल करेंगे. नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज बनाए गए हैं, लेकिन मेरा जो यहाँ पर आपको बताने का एक कंसर्न है, एक तो एक ओवरऑल आपको व्यू देना है कि हम बात करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, हमें वेस्ट वाटर, हमें वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी, तो उसके लिए पाकिस्तान जो है अपना किस तरह से रोल प्ले कर रहा है. तो मेनली हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज की तरफ. सबसे पहले इसमें जो हमारे पास एक एक्ट है जिसे पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 कहेंगे क्योंकि ये 1997 में अप्रूव हुआ था. ये एक्ट बना था फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, इसे कंजर्व भी करेंगे कि ये अपनी ओरिजिनल
जो इसकी हालत है, जो अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में है, ये इसी तरह प्रेजेंट रहे, और अगर जो हम इसे नुकसान पहुंचा चुके हैं हम इसकी रिहैबिलिटेशन कर सकें, हम इसके प्लांटेशन करें ताकि ये दोबारा से अच्छी हालत में आ सके अगर इसको हमने कोई नुकसान पहुंचा दिया है तो, और उसकी बेहतरी के लिए, एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। For the prevention and control of pollution and promotion of sustainable development। और इस एक्ट में इस बात की को भी यकीनी बनाया गया कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए काम करेंगे, और उसके साथ साथ सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कोशिश करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। अब इस एक्ट के तहत, ये सबसे पहले कोई एक्ट था जो पाकिस्तान में बना, बहुत ब्रीफ एक्ट जिसमें हर चीज बहुत अच्छे से डिफरेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स उसमें एक्सप्लेन की गई। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, उस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। तो सबसे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई गई कि हजार्डस वेस्ट क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो क्या है, पोल्यूटेंट क्या है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम पोल्यूटेंट कह रहे हैं, कौन से डेंजरस हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो इसमें एक्ट में डिफाइन की गई, ताकि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ये चीज पता हो कि उन्होंने इन टर्म्स से वो वाकिफ हो, और उन्हें पता हो कि हमने किस चीज पे फोकस रखना है, और उन्हें उनकी रूट्स का पता हो। एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स जस्ट लाइक हमारी अदालतें, तो ये ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें वो बनाने का उन्होंने कहा गया कि हम ये ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे ताकि अगर कोई हमारे लॉज जो हम इस एक्ट के थ्रू बनाएंगे, हमारे लॉज को अगर कोई बाईपास करने की कोशिश करता है, कोई इसको फुलफिल नहीं करेगा, तो ये जो ट्रिब्यूनल्स होंगी ये फाइन भी कर सकती हैं, ये सजा भी दे सकती हैं, ये इंडस्ट्री के मुतालिक कोई फैसला भी कर सकती हैं। तो ये उनको एक तरह से लोगों को, इंडस्ट्रीज को और बिजनेसमैन को फोकस करने के लिए कि वो एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दें, और अगर वो नहीं देंगे तो वो सजा के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी काम तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको पीछे से ये ना हो कि आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान होगा। अगर ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, इनका मकसद ये था कि एनवायरनमेंट को जो है, जो लॉज हैं उनको फुलफिल किया जाए, लोग उनको फॉलो करें। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक पूरा बेसिक सब्जेक्ट भी है, मेजर, जो इन्वायरमेंटल साइंसेज और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये नाम की हद तक है क्योंकि आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो IEE इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन या EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये भी इस रूल के तहत बनाया गया, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स और रूल्स उन्होंने बनाए। ये बेसिकली है क्या कि कोई भी अगर कोई नया कारोबार सपोज करने जा रहा है, कोई नई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है, तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या अपने प्रोविंस की गवर्नमेंट से उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। वो इजाजत अब इस टर्म में लेंगे कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिस जगह पे वो अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री जो है वहां पर किसी तरह के स्पीशीज को, एनिमल्स को, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वो किसी भी तरह का, और अपना जो वेस्ट वाटर अगर जनरेट होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, एयर पोल्यूटेंट्स जो क्रिएट होंगे, वो उन सब के लिए जो है कोई ना कोई कंट्रोल टेक्नोलॉजीज या कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि ये एक तरह से इंडस्ट्रीज को आजाद ना करने की है कि वो अपनी मर्जी से इन्वायरमेंट को खराब नहीं कर सकते, कि वो अपनी मर्जी से जितना चाहे इन्वायरमेंट को डैमेज करें, क्लाइमेट को डैमेज करें। तो बेसिकली ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू कोई भी नया इंडस्ट्री, कोई भी जो छोटी से छोटी और डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ ये है कि कोई भी न्यू इंडस्ट्री जो भी लगेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो उनके प्रोविंस की होगी जिधर वो इंडस्ट्री या कोई इस तरह का कारोबार करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए पहले अप्रूवल लेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना करें, ताकि वो गवर्नमेंट के अंडर हो। अगर वो ये कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें एक फाइन का जो है सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक कौंसल इस्टेब्लिश करेंगे जिसका नाम पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कौंसल रखा जाएगा। ये जो कौंसल होगी वो भी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिहाज से काम करेगी, अपनी इनपुट देगी,
नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी एक तो फेडरल लेवल पे पूरे पाकिस्तान की होगी, और उसके अलावा जो प्रोविंस हैं जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इसी तरह बाकी भी, तो सारे प्रोविंस की अपनी अपनी एजेंसी ये पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होगी। ये एजेंसी अपने अपने सूबे में जो भी न्यू कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लगेगी, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने की पाबंद होगी, ताकि लोग उनके जो है उनके अंडर हों और कोई भी इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। तो ये जो IEE और EIA हम पढ़े थे वो इनके अंडर आता है, यानी जो हम अपनी कोई भी इंडस्ट्री जो हम लगाने जा रहे हैं उसकी जो हम एक रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे जो IEE या EIA के टर्म्स में होगी। जो छोटे कारोबार होंगे उनके लिए IEE होती है, और जो बड़े कारोबार, बड़े बिजनेस, बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उनके लिए EIA सबमिट करवाई जाती है। तो वो जो है वो प्रोविंशियल PA यानी पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को प्रोवाइड की जाती है, या वो फेडरल को, अगर वो फेडरल के अंदर आती है तो। इसी तरह पाकिस्तान रूल्स डिफाइन किए गए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट, इस तरह के बहुत सारे दूसरे उन्होंने रूल्स इस प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कि हैंडलिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट, कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री जो है कोई हैजर्डस वेस्ट से उनका कांटेक्ट हो रहा है, या उनका वेस्ट जो है वो हैजर्डस है जिसको उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, वो किस तरह से उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, और क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारे उसमें बयान कर दिए ताकि लोग उसको फॉलो करें। ये जो लिंक है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच सकते हैं पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की वेबसाइट पे। वहां से ये PDF फॉर्म में आप देख सकते हैं, और आपको अंदाजा हो सकता है कि ये एक्ट जो है वो उसमें क्या क्या चीजें जो हैं, आप एक दफा इनको गो थ्रू कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। बेसिकली ये एक रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान में काम कर रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो जो हमारे पास पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, वो इस एक्ट को, जो पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये एजेंसी पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी काम कर रही है। और ये एक्ट हम पढ़ चुके हैं कि ये कंजर्वेशन, रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लिए है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए है। Pakistan Environment Protection Agency also provides all kind of technical assistance to the Ministry of Climate Change। और इसके अलावा Ministry of Climate Change के अंदर कोई भी technical assistance चाहिए होगी तो वो पाकिस्तान Environment Protection Agency प्रोवाइड करेगी। तो हम जो कह रहे हैं कि ये एक फेडरल पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ये फेडरल है, और इसके अलावा प्रोविंशियल बेसिस पे भी ये पाकिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज काम कर रही हैं। जिस तरह इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पंजाब है, सिंध इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी KPK भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी काम कर रही है। ये जो ब्लू में लिंक दिए गए हैं ये सब इनकी वेबसाइट के लिंक हैं, आप इन पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्या क्या इनके पॉइंट्स है जो ये फॉलो कर रही है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है प्रोविंशियल, ये प्रोविंशियल हर सूबे की अपनी अपनी प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि अपने सूबे में इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करवाने के लिए काम कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं ये पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने क्योंकि हमारे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो ये फेडरल लेवल पे जो है हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए इसे नेशनल का नाम दिया गया, और NEQs भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। और ये बेसिकली किस किस चीज के लिए स्टैंडर्ड है, इनको डिफाइन किया गया है म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी अगर इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है और म्यूनिसिपल या लिक्विड इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं कि अगर आपका जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है उसमें कार्बन कितना हो, उसमें कॉपर कितना हो, उसमें जिंक कितना हो, उसमें लेड कितना हो, तो उसमें हर एक कंपाउंड जो कि डेंजरस हो सकता है उसकी परसेंटेज बताई हुई है कि जब आप वेस्ट वाटर रिलीज कर रहे हैं उसमें इतनी से ज्यादा रिलीज ना हो ये कोई भी कंपोनेंट जो पोल्यूटेंट जो कि नुकसान पहुंचा सकता है और वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है।
डिफाइन फॉर इंडस्ट्रियल गैसियस एमिशन, इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं उनसे जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, गैसियस एमिशन होती हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने गैसियस एमिशन इंडस्ट्रीज के लिए उनके डिफाइन किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि जो डेंजरस जो भी पार्टिकुलेट मैटर, कोई भी इस तरह की सल्फर ऑक्साइड, नॉक्सेस, जिस तरह की हम एयर पोल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि ये डेंजरस होते हैं एयर पोल्यूशन की टर्म में, तो इस तरह की कोई भी सल्फर रिलेटेड, नाइट्रोजन रिलेटेड ऑक्साइड्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बताई गई होगी कि जब आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज हो तो वो उनकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा ना हो, ताकि वो एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करें। और अगर उनकी रिलीज होने वाले ज्यादा हो उनकी, तो उन्हें चाहिए कि वो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लगाएं, इस तरह के इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें जिससे ये पोल्यूटेंट्स जो है इनकी कंसंट्रेशन कम से कम हो। इसी तरह उन्होंने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए नॉइज एमिशन के लिए और व्हीकल एग्जॉस्ट के लिए, कि गाड़ियां जो आप बनाएंगे, जो इंडस्ट्रीज गाड़ियां बनाएंगी, अगर जो है उनमें व्हीकुलर एमिशन जो है, क्योंकि आपको पता है गाड़ियों में से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है जो कि पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट, हम एयर पोल्यूशन में पढ़ चुके हैं, वो रिलीज होते हैं और नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकती हैं। तो हर तरह के जो है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसी तरह एम्बियंट एयर, ड्रिंकिंग वाटर और नॉइज के लिए भी उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो है डिफाइन किए गए हैं ताकि लोग उसको फॉलो करें। इसी तरह आप ये वेबसाइट है, लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप NQs जो है इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। इनकी डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका मेजर होता तो फिर जाहिर सी बात है इनको आप डिटेल में देखते हम, लेकिन क्योंकि माइनर है तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाए जाने चाहिए और फॉलो किए जा रहे हैं और ये बनाए गए हैं ताकि इंडस्ट्रीज जो है इनको फॉलो करें। ये जो पिक्चर है ये एक्सप्लेन कर रही है, आपके पास NQs की एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पिक्चर लगाई है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस तरह से ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर सिर्फ आपके समझने के लिए है। ये है नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। हमने फर्स्ट जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखे NQs, वो हमने म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए देखे हैं। तो वो उन्होंने NQs इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं, सीरियल नंबर दिया गया है, पैरामीटर्स और रिवाइज स्टैंडर्ड्स, ये उन्होंने पहले कुछ बनाए थे और फिर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उनका रिवाइज करके उन्होंने बताया है कि ये हम दोबारा से इनको रीन्यू किया है। और इसमें जो है कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं और उसके आगे उनकी वैल्यूज दी गई हैं कि अगर आप वेस्ट वाटर वाटर में, इनलैंड वाटर में रिलीज कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट है, अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर आपने करनी है, और अगर आपने अपना वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज ने जो है सी में डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसमें क्या क्या जो है आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। वेस्ट वाटर के टेम्परेचर एफलुएंट का किस तरह होना चाहिए, पीएच वैल्यू, बीओडी वैल्यूज किस तरह होनी चाहिए। ये टर्म्स जो हैं ये क्योंकि बिल्कुल टर्म्स रिलेटेड टू बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, इनको एक्सप्लेन करने में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और इनके अकॉर्डिंग जो है आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने इन वैल्यूज को फॉलो करना होता है। कि अगर टेम्परेचर वाटर का हो तो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 40 है, उसको उन्होंने रिवाइज करने के बाद उसको 3 कर दिया कि अगर आप इन तीनों फॉर्म में वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ करें तो मैक्सिमम इतना हो। यानी आपके वाटर में, वाटर का टेम्परेचर ये होना चाहिए, पीएच ये हो, बीओडी ये हो, सीओडी ये हो, मतलब ये डिफरेंट पैरामीटर्स उन्होंने बताया कि वाटर में जो प्रेजेंट चीजें हैं वो ये हैं, तो उनकी क्वांटिटी जो है वो अब ये हो, उन्होंने उनके स्टैंडर्ड्स बताए हुए, उनकी वैल्यूज। नेक्स्ट, इसी तरह ये जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है उसका कंपैरिजन है, यानी हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है कि पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी कैसी हो, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो और उनकी कितनी क्वांटिटी हो, और उनका कंपैरिजन है WHO स्टैंडर्ड्स के साथ, यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक ओवरऑल एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कि ये काम करता है कि वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी बनाता है। तो उसमें जो है अगर हम उनके उससे कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड्स को, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को, कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप देखेंगे कि सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, बैक्टीरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट करते हैं कि ये ऑलमोस्ट जैसे पाकिस्तान के हैं वही WHO के भी हैं।
जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मैं सिर्फ उसकी ज़्यादा बात करूंगी। जैसे ये ऑर्सैनिक, ऑर्सैनिक जो है ये एक बहुत ही डेंजरस हज़ार्डस सब्सटेंस और कंपोनेंट है, जो कि अगर पानी में प्रेजेंट हो तो बहुत डेंजरस होता है और हेल्थ पे आपकी इफेक्ट करता है। तो पाकिस्तान में उसका स्टैंडर्ड 0.05 है, लेकिन WHO ने रिकमेंड किया है कि वो स्टैंडर्ड 0.01 हो। 0.01 कम है और 0.05 जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में उसका स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है वो तो कम है। तो हम उनका स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर रहे यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्सैनिक के टर्म में। और इसी तरह बाकी हम बेरियम फॉलो कर रहे हैं, बोरॉन भी सेम है। इसी तरह जो कैडमियम है उसमें भी हमारा जो स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है 0.01 और जो WHO स्टैंडर्ड है वो है 0.003, जो कि कम है। तो इसी तरह हम भी जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे WHO स्टैंडर्ड, लेकिन उन्होंने रिमार्क्स में ये कह के उसे थोड़ा सा तसल्ली बख्श आंसर देने की कोशिश की है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इतना अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो शायद ना कर पाए। तो हमने जो है मोस्टली एशियन कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके स्टैंडर्ड कुछ इसी तरह के हैं, इसलिए हमने ये वैल्यूज अडॉप्ट की हैं और हम इसको इसलिए मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। बाकी जो सारे जो क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर यानी ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो पानी में पाए जा सकते हैं, तो उनकी वैल्यू लिखी हुई है कि उनकी क्वांटिटी, उनकी कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे कंपोनेंट फुलफिल कर रहे हैं WHO के मुताबिक है। और इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है जो कि है लेड। लेड जो है उसकी स्टैंडर्ड जो WHO ने दी है वो 0.01 है, लेकिन पाकिस्तान उसी तरह 0.05 के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, जो कि वही उन्होंने रीमार्क दिया है कि डेवलपिंग कंट्री एशियन डेवलपिंग कंट्री से मैच करता है। बाकी सारे जो स्टैंडर्ड हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो डेंजरस आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो लेड और आर्सेनिक और कैडमियम है, जो कि आपके हेल्थ पे अगर आप पिएंगे क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर के कंपोनेंट्स हैं, तो अगर ये प्रेजेंट होंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो हेल्थ वाइज ये ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह जिंक का स्टैंडर्ड भी हाई है, 5 पाकिस्तान का है और WHO ने 3 रिकमेंड किया। तो अगर ये जो कंपैरिजन है इसका कंक्लूजन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि द एग्जिस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एडिक्वेट टू कंप्लाई विद WHO गाइडलाइन। उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट का, वो अभी हम इतनी अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो WHO गाइडलाइन या स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकें। Arsenic concentration in South Punjab and in some parts of Sindh have been found higher than revised WHO guidelines. आर्सेनिक की कंसंट्रेशन जो है साउथ पंजाब एरियाज में और सिंध में ज़्यादा है। उन्होंने कहा इट विल टेक सम टाइम टू कंट्रोल आर्सेनिक थ्रू ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है। लेड कंसंट्रेशन भी हाई है WHO गाइडलाइन से, क्योंकि हमारा जो पाइपिंग सिस्टम फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत पुराना है, और उसमें जो उसको अगर आप रिप्लेस करने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे। तो क्योंकि हमारा पाइपिंग सिस्टम ओल्ड है, इसलिए उसकी इतनी उसमें जो है लेड कंसंट्रेशन ज़्यादा है। In the recent past, lead was completely phased out from petroleum products to cut down lead entering into the environment. तो उन्होंने कहा कि लेड को एंट्री जो है वाटर में रोकने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी लेड फ्री किया गया, ताकि वो लेड किसी भी तरह पानी में या इन्वायरमेंट में इंक्लूड ना हो सके और हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो स्टेप्स हैं उन्होंने लिए ताकि जो है आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और जिंक जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है हम उसको फॉलो कर सकें। लेकिन उसको अभी फुलफिल करने में हमारे बहुत से स्टैंडर्ड ऐसे हैं बाकी भी, जो कि WHO और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें अपनी रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास है भी नहीं इन गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा जो बॉटल्ड वाटर है जैसे नेस्ले वगैरह है, वो इन सारे स्टैंडर्ड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं और उनमें आर्सेनिक, लेड, कैडमियम की क्वांटिटी उतनी ही होती है जो कि आपके पास WHO गाइडलाइन ने रिकमेंड की है। लेकिन जो आपके पास स्टैंडर्ड्स जो पानी आप पीते हैं, जो घरों में हम बोर करके पानी मोटर के थ्रू हासिल करते हैं, उस पानी में जो कंसंट्रेशन है वो हो सकता है कि वो ज़्यादा हो, खासतौर पर साउथ पंजाब और सिंध के कुछ एरियाज में।
इसी तरह पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने कुछ और रूल्स भी डिफाइन किए हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको किस तरह से आप डिस्पोज ऑफ करेंगे उसके लिए रूल्स बनाए हैं 2005 में। इसी तरह बायो सेफ्टी रूल्स, पाकिस्तान बायो सेफ्टी रूल्स, ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड ही हैं और लेबॉर्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हजार्डस सब्सटेंस के कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा बिजनेस जो है जिसमें हजार्डस सब्सटेंस इन्वॉल्व है, उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड हजार्डस सब्सटेंस रूल। इसी तरह हजार्डस सब्सटेंस जो है उनको आपने हैंडल, मैन्युफैक्चर, उनको बनाना कैसे है, उनको स्टोर कैसे करना है, और अगर आपने उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में या विद इन कंट्री उनको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या रूल्स अपना सकते हैं। इसी तरह ये वेबसाइट दी गई है गवर्नमेंट की, जो इन्वायरमेंट की वेबसाइट है, जिसपे ये रूल्स जो हैं आपको इन लिस्ट होंगे और आप उन रूल्स पे क्लिक करेंगे तो आप इनको देख सकते हैं। सिर्फ आपने जो है इम्पोर्टेंट इनके बस नाम याद रखने और ये ईयर रिमेंबर रखने, इनकी डिटेल्स जो हैं वो सिर्फ आपको बताने के लिए हैं। डिटेल्स जो हैं वो इनमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमने क्योंकि पढ़ा है कि डिफरेंट हमने प्रोविंशियल ईपीएस भी पढ़ी हैं, तो प्रोविंशियल जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं उन्होंने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, ताकि जो उनकी पंजाब की जैसे है, पंजाब ने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये मोर और लेस सेम ही है जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये वही हैं। मोर और लेस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। इनको हम PEQs भी कहते हैं, पंजाब इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट नॉइज, एम्बियंट एयर नॉइज, नॉइज है ये, इधर आई भी आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल गैसियस एमिशन। इसी तरह उन्होंने जिस तरह नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, इसी तरह पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसी तरह बाकी सूबों ने भी अपने अपने स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ये पिक्चर भी दिखा रही है कि जो पंजाब के स्टैंडर्ड हैं फॉर म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए, ये उसी तरह डिफरेंट पैरामीटर्स, जिस तरह हमने NEQs के पिक्चर देखी थी, इसी तरह ये भी हैं। ये पैरामीटर हैं जो कि आपके वेस्ट वाटर में अगर मौजूद हो तो उनकी क्वांटिटी, अगर आपने उन्हें डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो इस तरह की कुछ इस तरह की क्वांटिटी हो, अगर आप उन्हें ट्रीटमेंट में पहले करेंगे तो उनकी क्वांटिटी जो है वो ट्रीटमेंट के थ्रू ये होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स उन्होंने, टेम्परेचर, pH, BOD, COD, डिफरेंट ये वैल्यूज हैं, ये इनके अकॉर्डिंग दी गई हैं कि इनको अपने वैल्यू को फुलफिल करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो बेसिकली पूरे लेक्चर को मैं कंक्लूड इस तरह से करूंगी कि पाकिस्तान ने भी और डिफरेंट पाकिस्तान ने नेशनल लेवल पे भी और डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हैं और जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ वाले, उन्हें चाहिए कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि हम अपने क्लाइमेट, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। So this is all for today. Thank you very much.